Hello boys and girls, this is Parvesh Sisodia and welcome to my YouTube channel Parv IES Academy. And today we have economics class and topic is a monetary policy, and we started first statutory liquidity ratio सावधिक तरलता अनुपात. This is a very important topic for the UPSC, PD and main both of and PCS exam etc. and short type question in one day exam also. So there is a very important topic for about the economics. And so we started this topic in economics. So first we topic is started in सावधिक तरलता अनुपात, statutory liquidity ratio. So first of all you just start this topic, you was one thing you remember, what is तरलता, liquidity. तरलता मीनिंग क्या होता है, लिक्विडिटी मीनिंग का क्या होता है, लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है, लिक्विडिटी इज कॉल्ड टू हाउ टू सर्कुलेट. जैसे कि यू हैव टू 10 रुपीज़, you have to 100 rupees, you have a 2000 notes is a promissory notes of government. यानी कि एक तरह से गवर्नमेंट के अथॉरिटी है, वैधानिक मुद्रा है, उसको आप कहीं भी लेके जाएंगे, यू गोइंग एनीवेयर इन इंडिया, यू गोइंग एंड सर्कुलेट उसको ईजिली कर सकते हैं, उसको बाय परचेज कुछ भी उससे कर सकते हैं. तो कोई भी चीज़ तरल क्या होती है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में हिसाब से क्या होता है, जैसे गोल्ड होता है, एक तरल है, लिक्विडिटी है उसमें, उसको आपको कहीं पर भी बेच भी सकते हैं. सॉलिड लिक्विडिटी के बाद प्रतिभूति है, गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी ने उसको अथॉरिटी दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अथॉरिटी दी है, तो वो लीगली है, तो उसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, यानी कोई भी चीज़, पैसा है उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, मनी है, रुपया है, तो इस तरह से लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, रुपये हो जाएगा, प्रतिभूति हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा. तो ये एक्सेट्रा ETC जो भी चीज़ें होंगी, प्रॉमिसरी नोट्स भी हो सकते हैं जो वैधानिक होते हैं, यानी कि बाय गवर्नमेंट जो भी होगा. क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब क्या है, चलनशीलता, चलन जिनका बहुत ज़्यादा ईजिली आप उसको इधर से उधर कर सके, तो ये चीज़ होती है लिक्विडिटी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिक्विडिटी हमें समझ में आना चाहिए. जैसे बैंक के पास पैसा होता है, पैसा होगा, गोल्ड होगा, प्रतिभूति होंगी या ETC जो भी होगा, वो जब सर्कुलेट होती हैं कस्टमर में, गवर्नमेंट में, इस तरह से सर्कुलेट होते हैं बाय साइकिलिंग प्रोसेसिंग के हिसाब से, दो दैट्स कॉल आपका लिक्विडिटी कहते हैं, उसको तरलता कहते हैं. ठीक है, ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए. अब हम बात करते हैं सावधिक तरलता अनुपात क्या होता है. सबसे पहले हम एक बैंक मान लेते हैं कोई भी. ठीक है, जो बैंक है वो काम कैसे करता है, जो काम करता है वो जमा, ठीक है, और ऋण या बहुत सारे वाक्य हैं, उसको आज कंसीडर नहीं करेंगे, पहले ये देख लेते हैं हो क्या है. ठीक है, तो ये चीज़ होता है जमा करने का, जो मूलभूत है उसका मैं बता रहा हूँ, डिपॉजिट एंड आपको ऋण वगैरह देते हैं, वो आपका ये काम करते हैं. ठीक है, और मैंने बताया था बैंक के ऊपर क्या होता है, RBI होता है. ठीक है, तो RBI क्या होता है, क्योंकि देश में फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो RBI क्या होता है कि जो इसका पेरेंट्स है, जो बड़ा है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं इसको क्या कहते हैं एक कंट्रोल बना के रखूं. कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपकी मम्मी आपको 100 रुपये दे और आपसे बोले बेटा बरेली में जाना, फेयर में जाना और वहाँ पर जो मन करे खा लेना. ठीक है, बट आपकी मम्मी एक गाइडलाइन ये भी देती है कि आपको उस पैसे में से 20 रुपीज़ अपने पास रखने हैं, बचा के रखने हैं, कि आपको कोई बुरा वक्त पड़े तो आप उसको यूज़ कर सके. ठीक है, ऐसा ना हो मान लीजिए कि आपको 100 रुपये आपकी मम्मी ने दिए घूमने के लिए किसी बच्चे को, वो मेले में 10 रुपये का टिकट गया और आगे उसका जाने में ही उसके 15 रुपये लग गए और बाकी के जो बचे थे 85 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए, तो फिर वो घर कैसे आएगा, यानी कि खो जाएगा. तो इसी तरह से बैंक को लिए RBI का क्या आता है कि वो अपना कुछ अमाउंट दैनिक रूप से, जितना भी काम होता है दैनिक रूप से होता है, यानी कि एक दिन के हिसाब से इनका हिसाब किताब होता है बैंकों का. तो RBI ने क्या कहा कि भैया तुम बैंक तो हो, कमर्शियल बैंक, अनुसूचित बैंक जो भी होंगे, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड वाले, तो उसको बोला कि आप एक जो आपका जमा हो रहा है पूरा, ठीक है, यानी कि जितना ही मान लीजिए इस बैंक के पास 100 करोड़ है. ठीक है, 100 करोड़ रुपया इसके पास है, 100 करोड़ इसके पास था, तो बैंक इसको क्या बोलता है, RBI कहता है कि आप
0 से 40% तक अपनी जमा या अदर उतना प्रतिशत अपने पास दैनिक रूप से रखे। तो ये उसने गाइडलाइन की कि भैया आपको 0 से 40, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आरबीआई हैव अ अथॉरिटी टू से टू कमर्शियल बैंक कि आप 40 उसको ही हैव अ लाइबल, मतलब ही हैव अथॉरिटी कि वो आपका गाइडलाइन तय कर सकता है कि कितने प्रतिशत आपको रिजर्व रखना पड़ेगा, यानी कि उसको खर्च नहीं करना, अपने एज ए सिक्योरिटी पर्पज से आपको बैंक के पास रखना पड़ेगा। अभी 19 पॉइंट समथिंग चल रहा है, ठीक है। तो उसने कहा कि तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो उसका रेस्ट ऑफ मनी बचेगी, रेस्ट जमा या जो भी बचेगा बैंक के पास, मान लीजिए कि 30 लाख डिपॉजिट में रख दिया उसने सिक्योरिटी की पर्पज से, तो 70 लाख का ही वो ऋण या अदर कार्य कर सकता है, ठीक है। अब कोई मुझसे पूछेगा सर सावधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे तरलता वर्ड क्यों आया, लिक्विडिटी रेट क्यों आया, इससे तो बैंक को लॉस हो रहा है। बैंक को लॉस नहीं हो रहा है भाई। मान लीजिए कोई बैंक आया, ठीक है, उसने लोन उठाया कहीं से, उसके पास कहीं से आया, कोई बैंक आया, उसने अपने सारे पैसे ही जान कर दी, मतलब ऋण में दे दिए, और मान लीजिए बाद का वो गिर गया, मुद्रास्फीति हो जाए या कुछ भी कंडीशन हो जाए, अब स्थिति की डिफ्लेशन इन्फ्लेशन हो जाए, तो उसके बाद तो सिक्योरिटी कुछ है ही नहीं, मान लीजिए भाग जाता है वो, तो जो कस्टमर होंगे इसके अंदर उनका तो लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए आरबीआई कंट्रोल बनाने के लिए क्या कहता है, कोई बैंक गिरे ना, उसकी शेयर वैल्यू जो भी होगी, वेल्थ वैल्यू, क्रेडिबिलिटी होगी, वो इतनी ना गिरे कि वो ख़त्म हो जाए। तो उसने कह दिया अपने कंट्रोल रखने के लिए, भैया मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ, 100 रुपये हैं आपके पास, लेकिन 70 रुपये या 75 रुपये का ही आप उसको बाज़ार में लगाइएगा, जो 25% है दैनिक रूप से आप उसको अपने पास रखिएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का एक अमाउंट होता है जो बैंक की मनी का, इसको बैंक को कहीं जमा नहीं करना होता है, ठीक है। बैंक क्या करता है, इसको, इस अमाउंट को, इस प्रतिशत को किस किस रूप में रख सकता है, गोल्ड के रूप में रख सकता है, भार रहित प्रतिभूति के रूप में रख सकता है, या कोई भी सिक्योरिटी पेपर होंगे वो भी रख सकता है, ठीक है, या रुपए के रूप में रख सकता है। इन चारों फॉर्म के रूप में जो प्रतिशत गाइडलाइन आरबीआई अथॉरिटी रखती है वो बैंक को अपने पास ही रखनी पड़ती है, रिजर्व, यानी कि उसको ये नहीं कि उसके पास 100 करोड़ थे और 100 करोड़ के वो आपको लोन प्रोवाइड कर देगा कस्टमर को, ऐसा नहीं होगा। वो जितना गाइडलाइन होगा, मान लीजिए 20% है तो 80 लाख का ही लोन वो प्रोवाइड कर सकता है, मार्केट में अपने 80 लाख ही लगाएगा, क्योंकि ये काम आरबीआई एज ए सिक्योरिटी करता है, लिक्विडिटी तौर से करता है। लिक्विडिटी मतलब बैंक वो चलता रहे, उसकी क्रेडिबिलिटी स्ट्रॉन्ग रहे, गिरे ना। स्ट्रॉन्ग किसे कहता है, जो अपनी सेविंग रखता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारे जो टर्मिनोलॉजी होती है दैनिक रूप से होती है। तो अभी मेरे हिसाब से 92 to 20 के आसपास चल रहा होगा जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, से बैंक को काफ़ी फ़ायदा होता है, एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बैंक आता है, तो इसको कहते हैं सावधिक तरलता अनुपात। एक चीज़ मैं एक डेफिनेशन में बता देता हूँ, सार्वधिक तरलता अनुपात क्या होता है, किसी वाणिज्य बैंक के द्वारा अपनी कुल जमा कुल समृद्धि में से कुछ अमाउंट जो आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार बताया जाता है उसको दैनिक रूप से रिजर्व रखना पड़ता है अपने पास ही। इस अमाउंट के, इस प्रतिशत के रूप में, इस डिपॉजिट के इस प्रतिशत के रूप में प्रतिभूतियाँ हो सकती हैं, गोल्ड हो सकता है, पैसा हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये मुद्रा को सिक्योर करता है, यानी कि मुद्रा को अपने पास खींचता है। इस जो सिक्योरिटी बचती है उसके पास, बैंक इसका यूज़ प्रतिभूतियाँ या आरबीआई से कुछ खरीदने के लिए वगैरह वगैरह काम करने के लिए करता रहता है। तो एक पैसिफिक अमाउंट होता है जो उसके पास अपने पास रखना पड़ता है, यानी कि 100 रुपये हैं तो 80 रुपये ही वो मार्केट में चलाएगा, 20% उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ होता है। और आरबीआई के पास अथॉरिटी होती है 0 से 40% इसका रेशियो कर सकता है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये चीज़ हो गया। अब इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था, SLR
0 to 40% RBI करता रहता है, चेंजेस होता रहता है, फिलहाल 19 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अब इकोनॉमी पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, इफेक्ट की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। अब आपको बताना है, मान लीजिए SLR है, दो कंडीशन लेता हूँ, एक में SLR इंक्रीज हो रहा है, एक में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखिए होता क्या है, SLR इंक्रीज कब होगा, अगर SLR इंक्रीज होगा यानी कि बढ़ेगा, तो उसको ज़्यादा पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा, यानी कि अपने पास बैंक को ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, और बाजार में पैसा कम आएगा। मान लीजिए कि 30% हो जाए, ठीक है, यानी कि मान लीजिए 100 में से 30% है, तो बचा कितना, 70%, यानी कि 70% ही बाजार में, यानी कि विनिमय बाजार, ऋण वगैरह जो भी करेगा बैंक, काम करेगा जो, ठीक है, ये करेगा। इस कंडीशन में क्या कर देते हैं, SLR हम 20% कर देते हैं, ठीक है, तो बाजार में क्या आएगा, पैसा ज़्यादा पहुंचेगा, ज़्यादा को ऋण दे पाएगा, क्योंकि बैंक के पास अब 80% अमाउंट है देने के लिए, वहाँ पर 70% था, ठीक है। तो SLR कब इंक्रीज करता है RBI, कब करेगा, जब मुद्रास्फीति कंडीशन, यानी कि महंगाई की कंडीशन, ठीक है। तो इस तरह की इकोनॉमी को हम बोलते हैं संकुचन, ठीक है, ये करेगा। ये कंडीशन कब करेगा, विकासात्मक, विस्तारवादी, ठीक है। अब स्फीति की कंडीशन में करेगा, ठीक है। इसी तरह के सवाल आएंगे, बाकी डायरेक्ट कुछ नहीं पूछने वाला UPSC। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप बता दीजिएगा मेरे को, कंटेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक पैसिफिक अमाउंट होता है जो बैंक को अपने पास ही रखना पड़ता है, RBI के पास जमा नहीं करना है, इसे मत लगाइएगा, ठीक है, फिलहाल। तो ये कंडीशन मैंने बता दी, दोनों चीज़ें बता दी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि और शेयर माई वीडियोज़, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। इसके लिए भी आपको बैंक का ही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, और RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के भी बारे में बात करना पड़ेगा, ठीक है। नगद, कैश रिजर्व रेशियो, आरक्षित अनुपात, इसमें क्या होता है, जो बैंक के पास दैनिक रूप से टोटल जमा है, ठीक है, बैंकों के हिसाब दैनिक रूप से ही लगाया जाता है, उसका कुछ अमाउंट, जैसे कि 4% चल रहा होगा, अभी आसपास चल रहा होगा, तो उसका जो RBI गाइडलाइन देगा कि आपको इतना प्रतिशत जमा करना है, कहाँ पर करना है, RBI में, ये पैसा RBI में जमा होगा। मान लीजिए कि किसी की 100 करोड़ की कैपेसिटी है बैंक की जमा की, टोटल उसका अमाउंट इतना है, तो वो 100 करोड़ में से 4 लाख 4% आपका RBI के पास डिपॉजिट करेगा, RBI के पास डिपॉजिट करेगा। और ख़ास बात क्या होती है, इस डिपॉजिट ये के पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक RBI सेंट्रल बैंक है, उसके पास ये अमाउंट रखने का एक कंपलसरी अथॉरिटी होता है। तो ये आपको काम करने के एवज में RBI की एक गाइडलाइन माननी पड़ती है। तो RBI बोलता है कि 4% अमाउंट आप, जो आपका टोटल 12,000 जमा है, उसका 4% आप मेरे पास डिपॉजिट करेंगे, यानी कि वो आपको करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है।
यहाँ पे क्या बैंक होता है, बैंक का जमा का कुछ प्रतिशत, क्योंकि बढ़ता घटता रहता है तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास जमा करता है। ठीक है, मान लीजिए बैंक के पास 100 करोड़ है, तो वह 4 लाख जमा करता है आरबीआई के पास। ठीक है, कुल का। ठीक है, इस पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता है। ठीक है, और ये अनिवार्य होता है, अगर आपको काम करना है तो अनिवार्य होता है। और इसी प्रतिशत को, इसी दर को कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। सिंपल सा है, कुछ अमाउंट आपको रखना पड़ता है, पहला खुद ही बचा के रखना पड़ा था, वो तो आपको सिक्योरिटी पर्पज से था, ये डिपॉजिट करना पड़ता है। ये याद रखेगा, इसमें कोई इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस आपको रखना है क्योंकि आपको काम करना है एज ए बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, बहुत ईजी है, इसको ज़्यादा। और ये जो हिसाब लगाता है बैंक, जो हिसाब लगाता है वो ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से लगाता है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशन के हिसाब से इस दर का हिसाब लगाता है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, उतार लीजिए इसको, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर इसका मार्केट में क्या कंडीशन होगी वो भी मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि सवाल उसी पे आएगा। अब देखेंगे कि इकोनॉमी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके भी हम 2 केस लेंगे। एक में बोलते हैं कि सीआरआर को इंक्रीज कर देते हैं, एक में सीआरआर को डिक्रीज कर देते हैं। अगर सीआरआर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बताया था कि आपको कुछ अमाउंट जमा करना पड़ता। आपकी मम्मी बोले कि भैया मैं अभी 4 रुपये ले रही हूँ 100 में से आपसे, अब मैं आपसे 10 रुपये लूँगी, तो आपके पास ज़्यादा पैसे थोड़ी होंगे खर्च करने के लिए। ठीक है, तो जब कभी भी सीआरआर बढ़ता है तो बैंक के पास पैसा कम, तो ऋण कम देगा वो। ठीक है, ब्याज दर उसकी महंगी हो जाएगी, महंगा हो जाएगा, ऋण महंगे हो जाएंगे। ठीक है, लोग खर्चा कम करेंगे। तो ये कंडीशन तब होती है सीआरआर अगर कोई बढ़ा रहा है। ठीक है, अब ये कंडीशन कब अच्छी होगी, जब महंगाई हो, मुद्रास्फीति की कंडीशन। ठीक है, और इस तरह की अर्थव्यवस्था जब आरबीआई इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है तो उसको संकुचित अर्थव्यवस्था कहते हैं, संकुचित दर बोलते हैं, या आरबीआई जो भी काम कर रहा होगा उसको बोलते हैं। ठीक है, जब मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब इस तरह के वेपन का यूज़ आरबीआई करता है। ठीक है, और सीआरआर घटाएगा तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है, तो ऋण बहुत ज़्यादा देगा, सस्ते देगा, बाज़ार में पैसा आएगा, समृद्धि बढ़ेगी, विकास बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह कंडीशन को हम अविस्फीति में कहते हैं, इसको विस्तारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, विस्तारवादी। ठीक है, इसी से सवाल है। तो 2 तरह के कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा टॉपिक अभी स्टार्ट करें।
स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप यार इसको, और प्लीज़ लाइक तो कर दिया करो यार, लाइक एंड शेयर, एंड मैसेज लिखें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रहा है, तो मुझे समझ में आएगा कि कहाँ मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें आपको पता लगेंगी। ठीक है, थर्ड टॉपिक उठाते हैं हम। आज थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना चाहिए। थर्ड टॉपिक वी हैव सीमांत आवश्यकताएं। मार्जिनल रिक्वायरमेंट होगा ये शायद, हाँ। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, आपने ये बात सुनी होगी कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप लोन लेने बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक के पास जब आप लोन लेने जाते हैं तो उससे क्या होता है कि बैंक आपसे पूछता है कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, ठीक है। यानी कि आप क्या गिरवी रखेंगे, एक तरह से ये भी कह सकते हैं, या आपकी जॉब देखेगा, सैलरी स्लिप देखेगा, प्रॉपर्टीज़ देख सकता है, इस तरह से देखता है, तो उसको बोलते हैं सीमांत आवश्यकताएं। यानी कि जब बैंक से आपको ऋण चाहिए होता है, ठीक है, बैंक क्या करता है, ऋण देने के लिए आपके कुछ ना कुछ अमाउंट नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़, पेपर, प्रतिभूतियाँ या कुछ भी रखने को कहेगा आपसे, ठीक है, और तब उसको वो लोन देना पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ होता है। यानी कि इसको हम जमानत राशि के तौर से भी कह सकते हैं, जमानत जो रखनी पड़ती है राशि के लेने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बैंक, ये ग्राहक मान लो, कस्टमर मान लो, ये चीज़ है, ये इसके पास ऋण मांगता है, ठीक है। तो बैंक क्या कहता है कि आपको ऋण दे दूंगा, पर कुछ जमानत तौर पर रखना होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि इन जनाब को 20 लाख का लोन चाहिए, ठीक है। एसबीआई के पास आए, एसबीआई ने कहा कि मैं आपको दे दूंगा लोन, दे दूंगा, पर ज़मीन के कागजात दीजिए, ठीक है। तो ये जो करेगा, 20 लाख का लोन देने के लिए उससे ज़्यादा के कागज कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, ईटीसी कह सकते हैं, यानी कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट रखनी पड़ेगी, तो मैं आपको लोन दूंगा, ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये कहा उसने। अब मान लीजिए कि 20 लाख के लोन के लिए क्या करता है, बैंक ऑलवेज ज़्यादा ही लेता है, ठीक है। वो आपसे 24 लाख के डॉक्यूमेंट रखने के लिए कहेगा, कागज़ रखने को कहेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। और मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होती है मैं बता देता हूँ। जितना उसने मांगा 24 लाख हो गया, और 20 लाख कर रहे हो, 20 लाख कर दे, तो ये जो 4 लाख आएगी, यही मार्जिनल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ती और घटती रहती है। तो वो क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लेना सारे के सारे का। और तेज़ लग रहा हूँ तो जैसा आप मुझे बोलेंगे वैसा मैं पढ़ा दूँगा, कोई मुझे इशू नहीं है।
अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट के भी दो केस हैं, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। ठीक है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट के कब मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आप ही सोचिए। मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो आपको खुशी होगी, नहीं होगी? कस्टमर को खुशी होएगी नहीं। अब मान लीजिए आपको 20 लाख का चाहिए, 25 लाख के या 24 लाख के आपको डॉक्यूमेंट रखने पड़ते, तो आप थोड़े से असहज होंगे, थोड़ा सा डर लगेगा आपको। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट से भी इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। ठीक है, जब कभी भी मुद्रास्फीति कंडीशन होती है, यानी कि मार्केट में ज़्यादा पैसा फैला हुआ है, मुद्रास्फीति की कंडीशन होती है, महंगाई की स्थिति होती है, तो आरबीआई क्या करता है, बैंक को बोलता है कि भैया आप एमआर अपना बढ़ा दीजिए। ठीक है, और जहाँ अविस्फीति की कंडीशन होगी, यानी कि पैसे की कमी है मार्केट में, तो एमआर को घटा देगा, जिससे लोग लोन लेने के लिए तत्पर तैयार होंगे, मार्केट में, बाज़ार में पैसा। ठीक है, तो इसको आप सेम चीज़ है, संकुचन वाली अर्थव्यवस्था बोलते हैं, इसको विस्तार वाली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ये इकोनॉमी बेस पे जो ये सब आरबीआई करता रहता है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी कंडीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी उसका होगा। तो थर्ड टॉपिक भी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक इसका एक और पढ़ेंगे। प्लीज़ करके कमेंट कीजिए करें कि क्या सही है क्या गलत है, आप मुझे बताएंगे तो इट्स बेटर फॉर मी। तो ये चीज़ है। अब एक टॉपिक और है, देख लेते हैं क्या बचा है, फिर उसको स्टार्ट करते हैं, फिर क्लास को ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास जब होगा देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और टॉपिक। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, ये चीज़ याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, जब कभी भी बैंक के पास ज़्यादा काम बढ़ जाता है, ठीक है, और उसकी तरलता मैं समझा चुका हूँ, अब उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। तरलता में असंतुलन हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी बैंक के एसबीआई के पास धीरू भाई अंबानी आते हैं और बोलते हैं कि मुझे 1000 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है। तो आरबीआई जो एसबीआई बैंक है वो अपने उनके फेवरेट कस्टमर हैं, उन्हें वो मना नहीं करना चाहेगा। तो वो क्या करता है, जो उसने प्रतिभूति जमा की, यानी कि जो उसका आरबीआई के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है, उसके एवज में क्योंकि उसमें तरलता में इतनी नहीं है बैंक की कि वो 1000 करोड़ मुकेश अंबानी को दे सके, तो बैंक क्या करेगा, एसबीआई आरबीआई के पास जाएगा कि सर मुझे तत्कालिक रूप से, दैनिक रूप से इतने अमाउंट की ज़रूरत है, तो इस से आरबीआई उसको पैसा देगा प्रतिभूतियों के एवज में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। अब मुझसे कुछ लोग यूँ पूछेंगे, सर ये चीज़ तो वैसे ही होगी जैसे रेपो रेट में होता है। सही बात है, लग ऐसा रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ MSF का उपयोग तभी होता है जब बाकी चीज़ें आप यूज कर चुके हैं, ठीक है। जिस तरह से भी आप आरबीआई से बैंक ले सकते हो, तो ये लास्ट वेपन होता है बैंक के पास दैनिक रूप से पैसा कलेक्ट करने का। तो रेपो के द्वारा भी आप ले चुके हैं, सभी जितने भी हथगोले थे या हथकंडे थे आपने यूज़ किया है। उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन होता है बैंक के पास इस तरह से भी पैसा कमाना, वो प्रतिभूतियों के आवाज़ में ही होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल फैसिलिटी रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट वेपन होता है, तो इसी कारण क्या करता है आरबीआई इसको महंगा रखता है, महंगा रखता है, लगभग 1% एक्स्ट्रा रेपो का रखता है। ये चीज़ है, क्योंकि लास्ट वेपन है भैया, ज़रूरत है, देना पड़ेगा।
तो आरबीआई इसको करता है। तो इसको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। मार्जिनल फैसिलिटी स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? जब किसी बैंक की तरलता में असंतुलन स्थित होता है, तो असंतुलन से बचने के लिए बैंक आरबीआई के पास जाता है, तो प्रतिभूति या गोल्ड या कोई भी तरल चीज़ होगी उसके अवज में उससे वो एक अमाउंट की ऋण की बात करता है, ठीक है। बट ये वेपन तभी यूज़ हो सकता है जब बाकी वेपन आप यूज़ कर चुके हैं, रेपो द्वारा या अन्य तरीक़ों द्वारा आपने वो सारी चीज़ें कर ली हैं जिससे आप आरबीआई से पैसा मांग सकते थे। तो लास्ट वेपन होता है, इसको यूज़ करते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, इस लोन को थोड़ा सा महंगा रेट पे करता है, यानी कि जो आरबीआई से ज़्यादा ही होता है। तो इससे क्या होता है, दैनिक रूप से बैंक को अमाउंट पैसा मिल जाता है जिससे उसकी तरलता का असंतुलन ठीक हो जाता है। इसी फैसिलिटी को आरबीआई और बैंकों के बीच में रिलेशन होता है, उसी को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो इस फैसिलिटी को, हाँ, इसको कभी भी एलएएफ से मत मिलाना। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फीचर जो होते हैं, रेपो वगैरह होते हैं, ठीक है, ये अलग चीज़ है, एलएएफ अलग चीज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये होता है। अब इसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा ये देखना चाहिए हमें। हाँ, एक चीज़ क्या होती है, ये दांडिक परिपक्ति है। दांडिक ही तो है, आपने सब तरह से सब जो रेपो वेपो दिया था वो सब यूज़ कर लिया। तो दांडिक होने के कारण ये एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए तो मैंने बोला था 1% दांडिक प्रक्रिया, ठीक है। दैनिक रूप से होती है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना ALF, ठीक है, एडजस्टमेंट फीचर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फीचर्स होगा, हाँ, फैसिलिटी होता है, उसका नहीं पार्ट है ये। MSF अलग चीज़ होता है, उसमें रेपो, रिजर्व रेपो, इस तरह के वेपन आते हैं, ठीक है, वो चीज़ याद रखना। तो दैनिक रूप से होता है, दांडिक प्रक्रिया होती है, एक प्रकार ऊपर ही रखता है। तो ये सारी आज हम 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज थोड़ा सा तेज़ पढ़ाया है, तेज़ थोड़ा सा बस जानबूझ के पढ़ाया है, क्योंकि पिछली वीडियो में थोड़ा सा स्लो लग रहा था। आई होप कि जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको सीधी समझ में आ जाएगा। बाकी अगली क्लास भी जल्दी ही आने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि आई नीड ए सब्सक्राइबर, ठीक है। होता तो कुछ नहीं, असर तो मुझे नहीं पड़ता है, बट ये रहता है कि जब आपकी वीडियो चलती है तो आप और अच्छा पढ़ाते हैं। आपको स्टेटस लगाना है, बस इतना ही बोल रहा हूँ। अपने स्टेटस पे इसका लिंक लगाइए जिससे मेरा चैनल ग्रो कर सके, क्योंकि मैं जब तक यूपीएससी दे रहा हूँ तब तक तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो इफ़ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल, इफ़ यू रीड इन इकोनॉमिक्स सिंपल लैंग्वेज, सो प्लीज़ शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो, write down a comment for me, is good for my channel. I hope you like my videos, and please take care and stay home and study करते रहिए. Love you all. Bye. Take care.